सो हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020-21 का, उसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात किया था 2018-19, 19-20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं काफ़ी टाइम उसी से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप लोग अगर उन वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। एंड यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे 2020-21 का जो हमारा थ्योरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, उसके यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको कितना कंटेंट लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस वगैरह बताएंगे एग्जाम से रिलेटेड कि आपको हर एक क्वेश्चन कैसे मैनेज करना है एंड कितना क्वेश्चन किस टाइप से करना है उसके बारे में बताएंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जो बी फार्म से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुँचती रहे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए जो होता है उससे 10 क्वेश्चन आते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एंड काफ़ी टाइम क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो है इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेक्शन ए का, उसमें पूछा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में इसमें सिंपली लिखना है। रेनॉल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर फोर्स रिलेटिव शियर फोर्स। मतलब यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसका यूज प्रेशर फोर्स को मेजर करने के लिए सिंपली किया जाता है। एंड रेनॉल्ड नंबर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टू इन्वेस्टिगेट द डेवलपमेंट ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, मतलब टर्बुलेंट फ्लो एंड लेमिनार फ्लो है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इसके थ्रू, या फिर उसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये सिंपली सिग्निफिकेंस हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर जो हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड वाला टॉपिक है उसी से क्वेश्चन पूछा है। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है उससे मतलब आप लोगों को आइडिया आ जाना चाहिए कि इसका यूज मेनली फ्लूइड की वेलोसिटी एंड उसमें जो प्रेशर वगैरह होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा है डिफाइन द टर्म्स अट्रिशन एंड इम्पैक्ट, मतलब अट्रिशन एंड इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले अट्रिशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो अट्रिशन जो होता है एंड इम्पैक्ट जो होता है ये दोनों मतलब साइड रिडक्शन जो होती है उसकी मैकेनिज्म होती है। अट्रिशन जो होता है यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि ड्रग पार्टिकल जो होते हैं आपस में कोलाइड होकर उनका साइज जो होता है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल का साइज है तो उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, या सिंपली जो फिनोमिना होती है उसे सिंपली अट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि फ्लूइड एनर्जी मिल जो होता है वो अट्रिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि इम्पैक्ट क्या होता है, तो इम्पैक्ट जो होता है वो भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कोई मटेरियल जो है उसको सडन फोर्स अप्लाई करके उसको ब्रेक किया जाता है। जैसे कि जो हैमर होता है उसका यूज किया जाता है नट को क्रैक करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड अगर आप लोग इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिख देते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा है नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, मतलब साइज सेपरेशन जो होता है उसकी 2 मैकेनिज्म जो क्या होती हैं उसके बारे में सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आपको सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, एंड यहाँ पर साइज सेपरेशन की 2 डिफरेंट मैकेनिज्म होती हैं। जैसे कि फर्स्ट होती है मैकेनिकल सीविंग मैकेनिज्म, जिसमें कि डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं जैसे कि एजिटेशन होगी, ब्रशिंग होगी। एंड यहाँ पर एजिटेशन जो होती है वो सिंपली 3 प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एक होता है ऑसिलेशन एंड सेकंड होता है वाइब्रेशन है गाइडेशन। तो यहाँ पर ऑसिलेशन क्या होता है, तो ऑसिलेशन में जैसे कि एजिटेशन जो होता है उसमें जैसे कि ऊपर नीचे जो होता है तो ऑसिलेशन की प्रोसेस होती है। एंड वहीं पर जैसे कि वाइब्रेशन के बारे में बात करें तो वाइब्रेशन मतलब जब फोन वाइब्रेट करता है तो सिंपली लेफ्ट राइट मतलब ऐसे ऐसे मतलब या फिर लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। तो ये जो मैकेनिज्म होती है वाइब्रेशन की होती है। एंड यहाँ पर जैसे कि गायरेशन, इसमें सिंपली या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो ये सिंपली मैकेनिकल सीविंग मेथड जो होता है उसमें जैसे कि एजिटेशन होती है उसकी 2 मैकेनिज्म होती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि बेट स्क्रीनिंग मेथड, तो बेट स्क्रीनिंग मेथड जो होता है इसमें जैसे कि होते हैं सेडिमेंटेशन मेथड एंड एक होता है इल्यूट्रेशन मेथड।
तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि सेडिमेंटेशन में कोई पार्टिकल्स है जो नीचे को मतलब बॉटम लेयर जो है लिक्विड की उसमें सेटल होता है। एंड इल्यूट्रेशन में क्या होता है तो बॉटम से ऊपर की ओर मतलब जो फ्री सरफेस होती है किसी भी लिक्विड की वहाँ पर जाता है। तो ये सिंपली स्क्रीनिंग मेथड जो होता है बेट स्क्रीनिंग मेथड उसके यहाँ पर प्रिंसिपल दो हो जाएंगे, उसकी मैकेनिज्म हो जाएंगी। तो सिंपली यही जो साइज सेपरेशन की मैकेनिज्म होती है अगर आप लोग इतना इसमें लिख देते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें पूछा है स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। मतलब यहाँ पर फोरियर्स लॉ क्या होता है हीट ट्रांसमिशन का उसके बारे में लिखना है एंड उसकी इक्वेशन जो होती है क्या उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि यहाँ पर जो ये लॉ होता है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होती है उसको बताता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है वो लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर इसकी इक्वेशन है Q इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी अपॉन डी एल। मतलब Q जो है यहाँ पर Q जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा एंड यहाँ पर K जो है तो K कांस्टेंट हो जाएगा एंड A जो है यहाँ पर एरिया हो जाएगा एंड T जो है यहाँ पर टेम्परेचर एंड L जो है उसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर जो होती है उसी पे यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है हाउ इवापोरेशन डिफर्स फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। मतलब इवापोरेशन जो होता है वो कैसे डिफर होता है ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन से उसके बारे में इसमें सिंपली आपको लिखना है। मेनली आपको यहाँ पर इन तीनों की डिफरेंशियल लिख देनी है। अगर आप लोग डिफरेंशियल लिख देते हैं इसके तीनों की तो इजीली आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इवापोरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इवापोरेशन जो होती है वो एक सरफेस फिनोमिना होती है। यहाँ पर कोई लिक्विड जो है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से मतलब रिमूव होता है। मतलब यह ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी सॉलिड सब्सटेंस में कोई लिक्विड प्रेजेंट या सॉल्यूशन में कोई लिक्विड ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने की ये प्रोसेस होती है। मतलब यहाँ पर लिक्विड जो होता है उसका रिमूवल होता है। मतलब इवापोरेशन जो होती है उसका मेनली यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसको कंसनट्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे बीकर है एंड बीकर में कोई सोल्यूशन फिल है एंड यहाँ मतलब सॉलिड पार्टिकल्स है एंड लिक्विड फिल है। तो यहाँ पर मतलब लिक्विड जो होगा उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो कंसनट्रेट हो जाएगा। तो मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसको कंसनट्रेट करने के लिए इवापोरेशन का यूज किया जाता है। तो ये सिंपली इवापोरेशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जैसे पूछा था ड्राइंग। ड्राइंग सिंपली ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड या फिर वाटर या मॉइस्चर जो होता है उसको रिमूव किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट जिससे कि ड्राई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। मतलब यहाँ पर इवापोरेशन जो होता था इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता था सरफेस पे उसको रिमूव किया जाता था जिससे कि हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो था या फिर सोल्यूशन जो था वो हमें ऑब्टेन हो जाता था। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता था इवापोरेशन में। लेकिन ड्राइंग के केस में क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसका कि मेनली यूज किया जाता है किसी डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। मतलब कि कोई सोल्यूशन है उसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उसको सिंपली यहाँ पर सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। तो यही सिंपली डिस्टिलेशन कहलाती है जिसमें कि वेपराइजेशन प्रोसेस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये सिंपली डिफरेंस हो जाएगा इवापोरेशन ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। मतलब मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में इसमें सिंपली आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि वेपराइजेशन जो होता है इंक्लूड होता है। इसमें मतलब क्या होता है हीटेड सरफेस जो है इसमें से हमने लिक्विड को फ्लो किया एंड लिक्विड को जब हम फ्लो करेंगे अंडर द हाई वैक्यूम यहाँ पर क्या होगा कि जब हम फ्लो करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लिक्विड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड हमारा जो प्रोडक्ट होगा जो हमें चाहिए वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही सिंपली मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन होता है। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया जो वेपर होता है ट्रेवल करता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फिर उसके बाद वो कंडेंसर में जाकर वो यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। इसमें मतलब होता क्या है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में इसमें मतलब हर एक मॉलिक्यूल जो होता है इंडिविजुअली कन्वर्ट होता है। तो यही सिंपली मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हो जाता है। इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय इटोटिक पॉइंट। मतलब इटोटिक पॉइंट क्या होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में इसमें सिंपली लिखना है। इटोटिक पॉइंट जो होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि लोएस्ट टेम्परेचर अप्लाई करने पर कोई लिक्विड फेज है वो स्टेबल हो जाएगी जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में है मेंथाल थाइमल पाउडर व्हेन दिस पाउडर मिक्स्ड इट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड बाय रिड्यूसिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जब हम मेंथाल थाइमल पाउडर जो होता है इनको आपस में मिक्स करते हैं देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में बाय रिड्यूसिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसको रिड्यूस करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इतना ही आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है उसमें पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग विद एग्जांपल। तो यहाँ पर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग क्या होती है उसके बारे में सिंपली आपको डिफरेंस लिख देना है। तो मिक्सिंग जो होती है एक ऐसी ऑपरेशन यूनिट होती है जिसमें कि 2 और मोर कंपोनेंट जो होते हैं सेपरेट उनको मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है एंड एक मास का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्हें सिंपली मिक्सिंग बोलते हैं। जैसे कि ड्राई मिक्सिंग हो गई जिसका कि यूज सिंपली प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट में किया जाता है।
एंड यहाँ पर जैसे कि ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो कंपोनेंट होते हैं उनको मिक्स या फिर एक साथ कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। एंड वो सिंपली एक सब्सटेंस जो होता है उसका फॉर्मेशन कर देते हैं, उसी को सिंपली ब्लेंडिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेपरेट बाउल हो गए, ब्लेंड द एग एंड क्रीम, ये एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पूछा है, हाउ विल यू राइट पॉसलीज एंड डार्सीज इक्वेशन फॉर द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी होती है उसमें यहाँ पर दो इक्वेशन होती है, एक होते हैं पॉसलीज इक्वेशन, एक होती है डार्सी इक्वेशन। तो आप इनको कैसे लिखेंगे उसके बारे में सिंपली पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है पॉसलीज इक्वेशन। पॉसलीज इक्वेशन जो होती है यही सिंपली बताती है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है वो सिमिलर होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसी की तरह सिमिलर होता है जब किसी लिक्विड को प्रेशर के थ्रू कैपिलरी में अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह ही हमारा फिल्ट्रेशन होता है। यही इक्वेशन बताते हैं, जिसके इक्वेशन होते हैं Q इक्वल टू पाई पी आर 4 अपॉन ए थीटा एल। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पर Q क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो है यहाँ पर Q जो है, एंड यहाँ पर P जो है तो प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस द फिल्टर, एंड R जो है यहाँ पर इसकी रेडियस है, एंड L जो है यहाँ पर थिकनेस ऑफ फिल्टर केक है, एंड ईटा जो है यहाँ पर तो इसकी विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेट जो है उसकी विस्कोसिटी क्या है वो यहाँ पर ईटा हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको परसेंटेज इक्वेशन लिखनी थी। ये जो दोनों इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इक्वेशन लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर डार्सीज इक्वेशन। तो डार्सीज इक्वेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डार्सी इक्वेशन द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज टेकन एज द थिकनेस ऑफ बेड। मतलब यहाँ पर सिंपली डार्सीज इक्वेशन जो थी यही बताती है कि यहाँ पर जो लेंथ होती है कैपिलरी की वो टेकन होती है थिकनेस ऑफ बेड के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर इसकी इक्वेशन हो जाएगी Q इक्वल टू के इंटू पी अपॉन ईटा। तो यहाँ पर इसके इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर Q जो होगी रेट ऑफ फ्लो हो जाएगी, एंड के यहाँ पर जो है परमेबिलिटी कोएफिशिएंट हो जाएगा, एंड ए यहाँ पर है जो वो सरफेस एरिया हो जाएगी, डेल पी जो यहाँ पर है तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, एंड एल जो यहाँ पर थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, मतलब फिल्टर केक जो उसकी थिकनेस हो जाएगी, एंड यहाँ पर ईटा जो है विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट हो जाएगी। तो इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था, जिसमें कि सिंपली पूछा क्या था कि डार्सीज एंड पॉसलीज इक्वेशन जो है वो क्या होते हैं, उन इक्वेशन को डिफाइन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें पूछा है, व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। मतलब फेरस एंड नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल लिख देने हैं कि फेरस एंड नॉन फेरस मेटल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी साथ में लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फेरस मेटल के बारे में बात करते हैं। तो फेरस मेटल जो होते हैं उनका सिंपली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स के लिए, क्योंकि ये जो फेरस मेटल होते हैं मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं, इजी अवेलेबल होते हैं एंड इकोनॉमिकल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगी कास्ट आयरन होगी, स्टेनलेस स्टील होगी, कार्बन स्टील हो गया। नॉन फेरस मेटल के बारे में बात करें तो नॉन फेरस मेटल जो होते हैं या फिर जिन्हें हम एलॉय बोलते हैं उनको डिफाइन किया गया है कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं मतलब नॉन आयरन बेस्ड होते हैं, मतलब इसमें आयरन नहीं पाई जाती है, लेकिन ये जो फेरस काउंटर पार्ट्स ये होते हैं, मतलब यहाँ पर नॉन आयरन बेस्ड होते हैं लेकिन फेरस के काउंटर पार्ट्स जो होते हैं तो उन्हें सिंपली नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। एंड यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि एल्यूमिनियम हो गई, लेड होगी, कॉपर होगी। तो इस हिसाब से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड जैसा कंटेंट मैंने बताया इसी टाइप से अगर आप लोग एग्जाम में भी कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे एंड आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी जो होता है वो भी 20 मार्क्स का आता है। यहाँ पर सेक्शन बी जो होता है इससे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा था गिव अ नीट स्केच ऑफ टू फ्लूइड मैनोमीटर, एंड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर में। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसका स्केच बना देना है, एंड यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन लिख देना है। यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होंगे दोनों मैनोमीटर के डिटेल में बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन मैनोमीटर वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डालते हैं सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो सिंपल मैनोमीटर जो होता है वो ऐसी ट्यूब होती है जिसका कि यूज किया जाता है हाई एज वेल नेगेटिव प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हाई प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर जो होता है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। एंड इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है, जैसे कि यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है यू ट्यूब जो होती है उसी के शेप में होते हैं। यहाँ पर 2 फ्लूइड फिल होते हैं, एक फ्लूइड ए होता है जो कि नीचे फिल होता है, एंड यहाँ पर फ्लूइड बी होता है। यहाँ पर 5 पॉइंट होते हैं इस ट्यूब में, जैसे कि पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। एंड पॉइंट 1 जो होता है इस पर प्रेशर P1 अप्लाई होता है, एंड पॉइंट 5 जो होता है इस पर प्रेशर जो होता है P2 अप्लाई होता है। एंड यहाँ पर हमारा जो पॉइंट
3 से 4 के बीच की दूरी है वो r है, एंड यहाँ पर 4 से 5 के बीच की दूरी जो है वो m है, एंड यहाँ पर 3 to 5 जो है मतलब सेम है। इसी टाइप से यहाँ पर 2 जो है एंड उससे 1 की जो दूरी है वो m प्लस r हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 के बीच की दूरी r थी एंड 4 एंड 5 के बीच की दूरी जो थी वो m थी। तो यहाँ पर m प्लस r जो हो जाएगी वो 0.1 से 0.2 के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, एंड इसी के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया वही सिंपली आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल यूट्यूब होती है जो कि मुड़ी हुई होती है, एंड जो यूट्यूब शेप होती है जो कि ग्लास की बनी होती है, जिसमें कि लिक्विड ए एंड बी फिल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर लिक्विड ए होता है, लिक्विड बी होता है। यहाँ पर लिक्विड बी जो होता है वो लाइटर मतलब हल्का होता है लिक्विड ए से, तो यहाँ पर लिक्विड ए जो होता है नीचे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड बी जो होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटर होता है लिक्विड ए से। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन लिख देना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और लिख देना है कि यहाँ पर दोनों लिक्विड जो होते हैं वो आपस में इमिसिबल होते हैं, जिसके कारण कि उसके बीच का जो जंक्शन होता है क्लियरली विजिबल होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये दोनों जो लिक्विड है वो इमिसिबल है, जिस हिसाब से यहाँ पर दोनों के बीच का जंक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारा लिक्विड ए है, यहाँ से हमारा लिक्विड बी है। यहाँ पर जो हमारा लिक्विड ए है वो मरकरी है, जो कि 13.6 टाइम्स डेंसर है वाटर, मतलब वाटर जो है उसकी डेंसिटी, हमारा लिक्विड ए जो है इसकी डेंसिटी वाटर से 13.6 जो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन लिख देना है। यहाँ पर इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वर्किंग इसकी इस प्रकार से होगी, जैसे हमारा प्रेशर था 0.1 पर वो P1 था, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इस हिसाब से हमारा डायग्राम होता है जो हमारा सिंपल मैनोमीटर का होता है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर जो 1 पॉइंट होता है इस पर प्रेशर जो होता है P1 होता है, एंड 0.5 जो होता है इसका प्रेशर जो होता है P2 होता है। तो वही सिंपल इसमें लिखा है प्रेशर एट 0.2 कैन बी रिटेन एज, मतलब यहाँ पर प्रेशर जो 0.2 पर है उसे हम लिख सकते हैं 2 = P1 प्लस रो एच जी, वेयर द h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर जो h जो है लिक्विड की हाइट है जो कि m प्लस r है, एंड यहाँ पर जो रो है इज द डेंसिटी, मतलब यहाँ पर रो जो है डेंसिटी है जो कि यहाँ पर रो बी है। तो इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट = P1 प्लस रो बी, यहाँ पर रो जो था इसकी डेंसिटी था तो रो बी हो जाएगा, जो कि बी पॉइंट पर था तो रो बी हो जाएगा, एंड यहाँ पर h जो था उसकी जगह पर हम m प्लस r लिख देंगे, एंड g सेम उसी टाइप से लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी, एंड 0.2 एंड 3 आर सेम एट लेवल द प्रेशर एंड 0.3 कैन बी रिटेन, मतलब 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट जो था वो सेम था। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा 0.2 था एंड 0.3 था, इसकी जो हाइट वगैरह जो थी हर चीज़ सेम थी। तो इसकी हम इक्वेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि 3 पॉइंट = P1 प्लस रो बी जी m प्लस r। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो प्रेशर होता है 8.4 उसको हम लिख सकते हैं कि 4 = P1 प्लस रो बी जी m प्लस r माइनस रो ए जी आर। इस हिसाब से यहाँ पर 0.4 जो होता है उस पर प्रेशर लिख सकते हैं। सो प्रेशर एट 0.4 P2, मतलब यहाँ पर प्रेशर जो होता है 0.4 पर वो P2 की साइड से लगता है। जैसा कि यहाँ पर 0.4 जो था इस पर प्रेशर जो लग रहा था तो ऐसा P2 की तरफ लग रहा था, तो इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि P2 प्लस रो बी जी एम, मतलब जी एम क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 4 एंड 5 के बीच की जो हमारी हाइट थी वो एम थी, तो आप जी एम यहाँ पर हम लिख देंगे। सो प्रेशर एट 4 कैन बी रिटेन, मतलब 4 पॉइंट जो उस पर प्रेशर हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ पर P1 प्लस रो बी जी एम प्लस आर माइनस रो ए जी आर, इस हिसाब से लिख सकते हैं। देन यहाँ पर 4 पॉइंट जो होता उस पर जो प्रेशर था P2 प्लस रो बी जी एम, इस हिसाब से इसको इक्वल में लिख देंगे। देन यहाँ पर होगा क्या, जो हमारा P2 था वो इधर आ जाएगा, एंड ये वाला हमारा जो यहाँ पर रो बी जी था वो इधर चला जाएगा। रो बी जी एम प्लस आर जो था प्लस में तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर रो बी जी एम माइनस रो बी जी एम प्लस आर प्लस रो ए इंटू जी आर, इस हिसाब से हो जाएगा। P1 माइनस P2 = डेल पी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेल पी = रो बी जी एम माइनस रो बी जी एम माइनस रो बी जी आर प्लस रो ए जी आर, यानी यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर रो माइनस का जो था तो यहाँ पर रो बी जी एम हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर रो बी जी आर, तो इस हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा माइनस का प्लस का जी एम था, मतलब रो बी जी एम माइनस एंड रो बी जी एम प्लस जो था वो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा रो ए माइनस रो बी इंटू जी आर। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा डेल पी = रो ए माइनस रो बी इंटू जी आर। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल मैनोमीटर होगा उसकी वर्किंग जो होगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 1-2 बार वीडियो को वॉच कीजिए, फिर अपने आप से लिखिए। अगर आप लोग 3-4 बार लिखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है, एंड अगर आप लोग एक क्वेश्चन एग्जाम में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलते हैं, मतलब मार्क्स आपके कट नहीं सकते। तो इस हिसाब से यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर जो है वो कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है
उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मतलब यहाँ पर डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसका यूज सिंपली मेजर करने के लिए किया जाता है कि स्मॉल प्रेशर चेंजेस क्या हुए हैं उनको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होगा, जैसे कि डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसे सिंपली टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर के नेम से भी जानते हैं, जो कि टू इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं उनको कंटेन करता है और उनकी जो डेंसिटी होती है लगभग सेम ही होती है। एंड यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है, जैसा कि इसका जो यू ट्यूब के साइज है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। एंड यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो 7 पॉइंट होते हैं, जैसे कि पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 हो गया, पॉइंट 5 हो गया, पॉइंट 6 हो गया, पॉइंट 7 हो गया। तो 7 पॉइंट इसमें होते हैं। एंड यहाँ पर जो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जो होता है एंड पॉइंट 6 एंड 7 पॉइंट जो होता है इसके बीच में जो हमारा फ्लूइड होता है वो फ्लूइड बी होता है। एंड यहाँ पर पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के बीच में जो फ्लूइड होता है वो हमारा फ्लूइड ए होता है, मतलब पॉइंट 2 एंड 3। एंड यहाँ पर 4 एंड 6 जो होता है इसके बीच में जो फ्लूइड होता है फ्लूइड ए होता है। एंड 3 to 4 पॉइंट जो होता है उसके बीच में जो हमारा लिक्विड होता है वो सी होता है। तो उसको याद करने का जैसे कि बी एस सी, मतलब बी एस सी बेसिक कोर्स जो होता है, मतलब बी एस सी, बी फॉर होगा बी फ्लूइड होगा, ए फॉर ए फ्लूइड और सी फॉर सी फ्लूइड। तो बी एस सी करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर फ्लूइड हो जाएगा एंड इसके पॉइंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर पॉइंट 1 जो होगा यहाँ पर प्रेशर उसका P1 हो जाएगा। एंड पॉइंट 7 जो होगा इस पर हमारा जो प्रेशर होगा P2 होगा। एंड यहाँ पर इसके बीच में जैसे कि जो हाइट होगी तो पॉइंट 1 से 2 के बीच में जो हाइट होगी वो ए होगी। एंड यहाँ पर पॉइंट 4 से 5 के बीच की जो हाइट होगी आर होगी। एंड पॉइंट 5 से 6 के बीच की जो हाइट होगी वो डी होगी। एंड पॉइंट 6 से 7 के बीच की जो दूरी होगी वो ए होगी। तो यहाँ पर पॉइंट 2 से 3 के बीच की जो दूरी होगी वो डी माइनस आर इज इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पर डी एंड माइनस आर, मतलब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारी माइनस आर जो होगी मतलब बी, तो इसकी ये दूरी हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसे मानते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जैसा कंस्ट्रक्शन में लिखा है वही आप इसके कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन में लिखा है। जैसा कि सिंपली मैंने सिंपल मैनोमीटर के बारे में बात किया था कि यहाँ पर फ्लूइड होते हैं, इनकी डेंसिटी होती है एंड आर में कौन सा फ्लूइड होते हैं, उनकी हाइट क्या होती है, वही सब सिंपली आपको इसमें भी लिख देना है। लेकिन आपको हमारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर का लिख देना है। एंड इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो वर्किंग इसकी इस प्रकार से हो जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर पॉइंट 1 to 7 के बीच में जो होता है उसको इसमें सिंपली मेजर करते हैं। तो इसकी वर्किंग आप लोग पढ़ सकते हैं, इस हिसाब से हो जाएगी। एंड यहाँ पर लास्ट में जो हमारी इक्वेशन आएगी डेल पी इज इक्वल टू रो सी माइनस रो ए इंटू आर, तो ये हमारी लास्ट में इक्वेशन आएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक दो बार इसको लिखकर देख लीजिएगा, सेम जैसा कि सिंपल मैनोमीटर की इक्वेशन थी उसी टाइप ये हो जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, अगर आप लोग एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें कि यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में सिंपली इसमें लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें पूछा है डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्टिव ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन बाई इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस जो वीडियो जो कि 2019-20 का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस जो हमारा पेपर वाला वीडियो था उस पेपर में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 19-20 का पेपर है एंड इसमें सेम यहाँ पर क्वेश्चन बी करके जो आया है वो मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर करके आया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को वॉच कीजिए, वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो आप लोग उस वीडियो को वॉच कीजिए, वहीं पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड पीडीएफ जो होगी उसमें आपको हर एक आंसर मिल जाएंगे। तो आपको पीडीएफ जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। एंड क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें पूछा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ फ्रीज ड्राई, मतलब फ्रीज ड्राई जो होता है उसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में इसमें सिंपली पूछा है। तो यहाँ पर फ्रीज ड्राई जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर सिंपली इसका प्रिंसिपल आपको डालना है। तो फ्रीज ड्रायर होता है सिंपली सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सब्लिमेशन में मतलब क्या होता है, तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई सॉलिड फेज जो होती है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है, तो उसी को सिंपली सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है एंड इसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर सब्लिमेशन में होता क्या है कि ये हीट प्रोवाइड करने पर ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगी, लेकिन होना क्या चाहिए था कि जो हमारा सॉलिड था इसको लिक्विड में कन्वर्ट होना था, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को सिंपली सब्लिमेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसका डायग्राम इस प्रकार से आपको बना देना है, जैसे कि यहाँ पर इसका ये डोर होता है एंड यहाँ पर हीटर सेल्फ्स होते हैं एंड ये चैम्बर होता है इसका, एंड यहाँ पर फ्रोजन सब्सटेंस होते हैं लगे होते हैं, एंड यहाँ पर ये कंडेंसर होता है।
कंडेंसर जो होता है इसमें यहाँ पर वैक्यूम जो होती है यहाँ से वैक्यूम रिमूव होते हैं एंड यहाँ पर मेन होल जो होता है ट्रांसफर होता है एंड यहाँ पर आइसोलेट वैल्यू होते हैं एंड यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लगा होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन बना देना है एंड उसी के बारे में सिंपली लिख देना है कि फ्री ड्राई जो होता है उसमें सिंपली एक वैक्यूम चैम्बर होता है जो कि ट्रेज वगैरह जो होती है उनको हेल्ड करता है। ड्राइंग के टाइम सैंपल जो होता है उसको होल्ड करता है। इसमें जो हीटर्स लगे होते हैं जो कि हीट सप्लाई करते हैं फॉर द सब्लिमेशन एंड रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें कॉइल होते हैं जो कि कंडेंसेट करते हैं वेपर को डायरेक्टली आइस के थ्रू। तो इस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके वर्किंग में 5 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि प्री ट्रीटमेंट होगी सबसे पहले। प्री ट्रीटमेंट में क्या होगा इसमें जैसे कि मटेरियल जो होगा उसको फिल किया जाएगा एंड यहाँ पर फ्रीजिंग होगी। फ्रीजिंग में मतलब -50 टू -180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जो होगा उस पर यहाँ पर फ्रीज किया जाएगा हमारे सब्सटेंस को। एंड यहाँ पर प्राइमरी ड्राइंग होगी जिसमें यहाँ पर 90% मटेरियल जो होगा ड्राई हो जाएगा। देन यहाँ पर सेकेंडरी ड्राइंग होगी जिससे कि यहाँ पर 5 to 10% ड्राइंग जो होगी अच्छे से हो जाएगी। देन यहाँ पर पैकेजिंग हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसकी वर्किंग हो जाएगी एंड जैसा कि मैंने वर्किंग में बताया भी वही आपको इसमें सिंपली लिख देना है कि यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग, प्राइमरी ड्राइंग, सेकेंडरी ड्राइंग एंड पैकेजिंग लिख देनी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज मेनली यहाँ पर लायोफिलाइजेशन के लिए किया जाता है एंड इसको सिंपली रिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इसके एडवांटेज क्या हो गए तो इसके एडवांटेज होते हैं मतलब ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग जो होते हैं उसके लिए अच्छा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए ही इसमें ड्राई कर लेते हैं। एंड केमिकल इंडस्ट्री जो होते हैं सिंपली फ्री ड्राइंग का यूज ज़्यादातर करती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज कुछ होते हैं तो यहाँ पर जैसे कि वोलेटाइल कंपाउंड्स में बी रिमूव्ड बाय हाई वैक्यूम, मतलब यहाँ पर वैक्यूम जो होती है हाई क्रिएट होते हैं जिससे कि जो हमारे वोलेटाइल कंपाउंड्स है वो रिमूव हो सकते हैं। बहुत महंगा होता है तो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर सी था वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आप लोग इतना ही सेम कंटेंट अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 10 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। तो सेक्शन सी में यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं एंड इन 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साय रिडक्शन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ बॉल मिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। मतलब यहाँ पर 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने जो सॉल्व किया था उन सभी में डिस्कस है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, वहीं पर आप लोगों को इन सभी का सोल्यूशन वगैरह जो होंगे वो मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टाइम रिपीटेड होते हैं तो आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन जो होंगे बहुत अच्छे से कर लेने हैं। मतलब आपको यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे 3-4 साल के उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है सेक्शन सी के। एंड अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के उनको तैयार करके जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर बी जो इसमें पूछा है डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन, जो कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली इसमें पूछ लिया डिस्कस द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस आप स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और यूजेस क्या होते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के उसके बारे में इसमें लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी जो इसमें पूछा था डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग, आई द नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। तो यहाँ पर सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग जो क्या होती है उसके बारे में लिखना है एंड इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। एंड क्वेश्चन नंबर डी जो इसमें पूछा है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ड्रम ड्रायर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन जो होता है उसके फैक्टर जो होते हैं उसके बारे में लिख देना है। ड्रम ड्रायर जो होता है उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा था क्लासिफाई इवापोरेटर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन। यहाँ पर आपको इवापोरेशन जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है एंड इसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो होता है उसके बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो उसमें पूछा है डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पर नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो उसमें पूछा है व्हाट इज द कोरोजन, नेम वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन, हाउ कोरोजन इज प्रिवेंटेड, मतलब यहाँ पर कोरोजन क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है। एंड कोरोजन जो होता है उसके वेरियस टाइप क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है एंड उसको हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में भी सिंपली आपको इसमें लिख देना है। तो ये कोरोजन वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलिए ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सेक्शन सी के हमारे 7 क्वेश्चन कुछ आते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिना है, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2020-21 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था एंड इस पेपर को आपको तैयार करके एग्जाम देने जाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।